Hello class 9 students, welcome to civic section of democracy in the contemporary world lesson first। सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स का स्वागत है सिविक सेक्शन में जो कि है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आपका लेसन फर्स्ट है। अभी तक से हम लोग ने जाना था चील और पोलैंड में क्या हुआ था स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में हमने वीडियो में पढ़ा था चील में एक तरह से सेना ने तख्ता पलट किया था, तो वहीं पोलैंड में वहाँ पे एक पार्टी थी, मतलब कि गवर्नमेंट सरकारी पार्टी थी जो शासन कर रही थी। अब दोनों की खासियत ये थी कि दोनों अपने डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहे थे। एक को बाहरी सपोर्ट था तो एक को मतलब कि सैन्य सपोर्ट था, दोनों को ही बाहरी सपोर्ट था। एक पोलैंड में जो थी पार्टी उसको रशिया से सपोर्ट था, यानी कि यूएसएसआर से, और जो सेना ने तख्ता पलट किया था चील में उसको सपोर्ट था अमेरिका से। लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है इसी के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। चलिए आइए पढ़ें। टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव रेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। हम लोग रियल लाइफ स्टोरीज दो का पढ़ा। द स्टोरी फ्रॉम चील वॉज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कहानी चील की थी एक लोकतांत्रिक सरकार की, लेड बाय एलेंडे, जो कि एलेंडे के द्वारा थी, रिप्लेस्ड बाय ए नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट, और जिसको एक अलोकतांत्रिक मिलिट्री सरकार ने जो कि पिनोशे की थी हटा दिया था। फॉलोड बाय रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर बाद में यहाँ पे लोकतंत्र जो है वापस कायम हुआ। पोलैंड वी ट्रैक द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पोलैंड में भी हमने ये पाया कि एक अलोकतांत्रिक सरकार के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। लेट अस कंपेयर द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलिए कंपेयर करते हैं दोनों में। देयर वर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन पिनोशे रूल्स इन चील। यहाँ पे कई फ़र्क है। पिनोशे का जो शासन चील में था और कम्युनिस्ट साम्यवादी का जो पोलैंड में था। चील पर जो शासन था मिलिट्री डिक्टेटर यानी कि सेना का था, जबकि पोलैंड में शासन था पॉलिटिकल पार्टी का। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम दैट इट वॉज रूलिंग ऑन बिहाफ द वर्किंग क्लासेस। गवर्नमेंट जो पोलैंड की थी उसने क्लेम किया दैट इट वॉज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लास, कि वो वर्किंग क्लास के लोगों तरफ से रूल कर रही है। पिनोशे मेड नो सच क्लेम, पिनोशे ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया था। एंड ओपनली फेवर्ड विद कैपिटलिस्ट, और बड़े उद्योगों का और पूंजीवादियों का साथ दिया। यट बोथ हैड सम कॉमन फीचर, लेकिन दोनों में एक खासियत थी। वो क्या है देखिए। द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज द रूलर, लोग जो है अपने लोगों को चुन नहीं सकते थे, ना ही शासक को। देयर वॉज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता नहीं थी, कोई अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है, राजनीतिक गठबंधन नहीं कर सकता था, या पार्टी नहीं बना सकता था, या प्रोटेस्ट विद्रोह या राजनीतिक कार्रवाई नहीं कर सकता। द थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो तीन लोकतांत्रिक सरकार थी उसकी पहचान हुई। एक एलेंडे जो चील थी, वालेसा की पोलैंड में, और बैसले की चील में। ये अपने अपने मुद्दे पर अलग थे, डिफरेंट इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स सोशल, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक मुद्दा था, ये उससे अलग थे। एलेंडे ने प्रेफर किया गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्री, की मतलब कि उद्योगों पर, बड़े बड़े उद्योगों पर सरकार का कंट्रोल हो, और अर्थव्यवस्था में। वालेसा चाहते थे कि सरकार जो है इंटरफेयर ना करे, वो स्वतंत्र तौर पे मार्केट को फ्री रखे। बैसले का मुद्दा इन दोनों के बीच में ही था, समवेयर इन द मिडिल ऑन द इशू। Yet these three governments shared some basic feature, लेकिन इन तीनों में कुछ खासियत थी। पावर वॉज एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट, जो ताकत थी वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, और वो सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी। नॉट बाय द आर्मी, और आर्मी के द्वारा नहीं, अनइलेक्टेड लीडर्स नहीं, मतलब कोई गैर चुने नेता भी नहीं थे, ना ही कोई बाहरी ताकत उसको सपोर्ट कर रही। द पीपल एंजॉय सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों ने कुछ मतलब कि बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता पाई। फ्रॉम दिस टू स्टोरी, इन दो कहानी से हम लोग ने ये जाना कि लोकतंत्र की पहचान क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों को मतलब कि अलाउ कर, स्वतंत्र करती है अपने शासक को चुनने के लिए। इस लोकतंत्र में, इन अ डेमोक्रेसी, ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल, जो सिर्फ नेता हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, शुड रूल द कंट्री, और वो शासन करते हैं। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, लोगों के पास स्वतंत्रता होती है अपने विचार व्यक्त करने की, और संगठित होने के लिए फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, और विद्रोह करने की। वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, हम लोग इस क्वेश्चन से दोबारा आएंगे दूसरे लेसन पे, जहाँ पे डेफिनेशन बताई जाएगी डेवलपमेंट्स रिलेटेड डेमोक्रेसी। वी शैल ऑल्सो नोट सम फीचर्स, हम लोगों ने कुछ डेमोक्रेसी की फीचर्स को भी नोट किया है। आइए देखिए।
लोकतंत्र में बदलते नक्शे। 20th सेंचुरी वॉज फुल ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरीज। 21वीं शताब्दी जो है वो कई कहानियों से भरी हुई है। वी हैव रेड अबाउट, जो हमने भी पढ़ा, स्टोरीज ऑफ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, कि कैसे लोकतांत्रिक सरकार बदली, उसकी चुनौतियां थी, ऑफ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, और उसकी कितनी चुनौतियों सामना करना पड़ा, जैसे कि सेना ने तख्ता पलट किया, और मिलिट्री को, ऑफ स्ट्रगल्स, फिर कितने संघर्ष हुए लोगों टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र को वापस पाने के लिए। वॉज देयर अ पैटर्न टू दिस स्टोरी, क्या कोई पैटर्न है इन कहानियों में, दैट रिकॉर्ड बोथ द मार्च टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, जो कूच करते हैं लोकतंत्रता की तरफ, एंड द सेटबैक्स टू डेमोक्रेसी, और फिर वापस डेमोक्रेसी लोकतंत्र पे आते हैं। लेट अस यूज द बेसिक फीचर, चलिए उन बेसिक फीचर्स को जाने। वी नोटेड अर्लियर, हम लोगों ने पहले जाना, एंड आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसीज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अलग अलग राष्ट्रों में लोकतंत्रता थी। दिस इज वॉट 3 मैप्स शो, यहाँ पे 3 मैप दिखाए जाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। टेक अ लुक, 3 विल फाइंड आउट इफ देयर वाज अ पैटर्न, इनमें के बीच में पैटर्न क्या है। इन द वे डेमोक्रेसी, जिस तरह से डेमोक्रेसी है, हैव इवॉल्वड इन द 20th सेंचुरी, जो कि किसी सदी में है। द फर्स्ट मैप डिपिक्ट्स द कंट्रीज दैट वर डेमोक्रेटिक इन 1950। पहला मैप डिपिक्ट करता है वो राष्ट्र जो कि डेमोक्रेटिक हैं 1950 में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कुछ सालों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई। दिस मैप ऑल्सो शोन कंट्रीज फ्रॉम दिस सेट दैट हैड ऑलरेडी बिकम इन डेमोक्रेटिक बाय 1900। ये मैप शो करता है वो राष्ट्र इस सेट से, दैट हैड ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी बिकम बन चुके हैं डेमोक्रेटिक 1900 तक। द सेकेंड मैप प्रेजेंट्स अ पिक्चर, दूसरा मैप प्रेजेंट करता है पिक्चर डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का, यानी कि लोकतंत्र शासन का 1975 आफ्टर मोस्ट ऑफ द कॉलोनी, जहाँ पे ज़्यादातर कॉलोनी जो है हैड गेन इंडिपेंडेंस, उसको स्वतंत्रता मिली। फाइनली वी टेक अनदर लीप, और उसके बाद हम लोगों ने एक और छलांग लगाई। लुक एट डेमोक्रेसी इन द ईयर 2000, मतलब कि लोकतंत्रता को देखिए सन 2000 में, एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी के पहले। एज यू लुक एट दिस मैप लेट अस आस्क आवरसेल्व्स सम क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग ये मैप देख रहे हैं, हम लोग अपने से एक सवाल कर सकते हैं, हाउ इज डेमोक्रेसी मार्च थ्रू द 20th सेंचुरी, कैसे लोकतंत्रता जो है कूच कर गई 21वीं सदी में। इज देयर अ क्लियर पैटर्न ऑफ एक्सपेंशन, क्या विस्तार तौर पे यहाँ पे कोई पैटर्न था, या व्हेन डिड द एक्सपेंशन टेक प्लेस, ये विस्तार कब हुआ, इन विच रीजन, और किस क्षेत्र में हुआ। आइए मैप देखिए अब हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैप में दिखा रहा है 1900 से 1950 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी इन राष्ट्रों में थी, और 1900 के समय से 1950 में, यानी कि 1900 में नहीं लेकिन 1950 में जो लोकतंत्र सरकार बनी यहाँ बनी है। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, फिर इधर 1950 तक में लोकतंत्र कायम हो गया। नेक्स्ट मैप देखिए, नेक्स्ट मैप में भी देखिए 1975 में लोकतंत्रता व्याप्त रही, कंटिन्यू, और फिर आता समय वो जब 2000 तक, 21वीं सदी तक में लोकतंत्रता कई राष्ट्रों पर कायम हो चुकी थी। देखिए कुछ ही राष्ट्र ऐसे बचे हैं जहाँ पे लोकतंत्रता नहीं, लेकिन सभी राष्ट्रों में कायम हो चुकी है। चलिए समराइज करते हैं उन मुख्य मुद्दों पर जो कि उठते हैं इन मैप्स को देखना। यू नीड टू गो बैक टू द मैप्स टू आंसर द क्वेश्चन दैट। पहला ये है, डेमोक्रेसी एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, डेमोक्रेसी जो लोकतंत्रता है वो विस्तार तौर पर विस्तार किया है किसी सदी में। इज इट करेक्ट टू से, ऐसा कह सकते हैं दैट इट ईच पॉइंट इन दिस मैप, जो हर पॉइंट है मैप में, नंबर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इज लार्जर दैन द प्रीवियस पॉइंट, मतलब कि जो तेजी से बढ़ते हुए समय है उसमें पहले से लेके अब तक में 21वीं सदी तक में ज़्यादातर राष्ट्रों में लोकतंत्रता हो चुकी है। डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन सम रीजन एंड देन स्प्रेड टू अदर रीजन। डेमोक्रेसी जो है कुछ क्षेत्रों में नहीं, विश्व के कुछ भाग में नहीं, पर पहले जहाँ थे उससे फिर आगे बढ़ी है। विच कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड हैड अ लार्ज नंबर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट जिसके सबसे ज़्यादा संख्या में डेमोक्रेसी है 1900 से 1950 में। एंड विच कॉन्टिनेंट डिड नॉट हैव ऑलमोस्ट एनी, और कौन सा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है जहाँ पे एकदम नहीं है। पहले मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक टुडे, जैसे कि आप देख रहे हैं ज़्यादातर राज्य जो है लोकतंत्र हो चुके। देयर आर स्टिल लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, विश्व का कुछ हिस्सा ऐसा भी जो डेमोक्रेटिक नहीं है। विच रीजन इन द वर्ल्ड, ऐसा कौन सा रीजन है, क्षेत्र है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, दैट वर नॉट डेमोक्रेसी इन 2000, तो 2021वीं सदी तक अभी तक से नहीं है। फेसेस इन द एक्सपेंशन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विस्तार के चेहरे, द बिगनिंग, जो शुरुआत है। फेसेस मतलब यानी कि दृश्य। These maps do not tell us much about what happened before the 20th century.
ये नक्शे ये नहीं बताते हैं कि क्या घटना घटी थी 21वीं सदी के पहले। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगैन एटलीस्ट 2 centuries ago। ये जो कहानी है मॉडर्न डेमोक्रेसी का, ये 2 सदी पहले शुरू हुई। यू हैव रेड द चैप्टर ऑन द फ्रेंच रिवोल्यूशन। आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा होगा, जहाँ पे 1789 में हिस्ट्री की बुक्स में अपने कोर्स में दिस पॉपुलर प्राइसिंग डिड नॉट स्टैब्लिश अ सिक्योर स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। ये जो पॉपुलर, जो बहुत चर्चित मतलब कि रेवोल्यूशन था उस समय, वो पूरी तरह से स्थिरता नहीं ला पाई थी डेमोक्रेसी के फ्रांस में। थ्रू आउट द 19th century डेमोक्रेसी इन फ्रांस वॉज ओवरथ्रोन। फिर 19वीं शताब्दी में फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी उसको हटा दिया गया था। रिस्टोर सेवरल टाइम, फिर वापस कायम किया गया, फिर हटाया गया, फिर कायम किया गया। द फ्रेंच रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी स्ट्रगल। जैसे फ्रांसीसी क्रांति जो है कई लोगों के संघर्ष को प्रेरित करती है, इसके लिए लोकतंत्र के लिए पूरे यूरोप में। इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टुवर्ड डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ब्रिटेन में जो उत्थान था, लोकतंत्र का विकास था, वो फ्रांसीसी क्रांति के पहले हुआ। बट द प्रोग्रेस वॉज वेरी स्लो, लेकिन वो प्रोग्रेस बहुत धीमे था। थ्रू द 18th and 19th century सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्की एंड फ्यूडल लॉर्ड। और उसके बाद 18वीं और 19वीं सदी में जो लगातार क्रम थे राजनीतिक घटनाओं का, उसने कम कर दिया था ताकत किसका, मोनार्की और जमींदारों का। द राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर। जो राइट था वोट का, वो ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा था। अराउंड द सेम टाइम एज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसी समय फ्रांसीसी क्रांति हुई। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। जो ब्रिटिश कॉलोनी थी नॉर्थ अमेरिका की, उसने अपने आप को मतलब कि डिक्लेयर किया था स्वतंत्र 1776 में। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और उसी कुछ साल बाद, दिस कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाकी ये सभी जितनी स्वतंत्र कॉलोनीज थी, उन वो सब मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी। दे अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक, इन्होंने लोकतंत्रता को अपनाया, इन्होंने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया 1787 में। बट दे टू द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू अ वेरी फ्यू मैन। लेकिन जो लोगों को अधिकार था वोट करने का, वो कुछ लोगों तक ही सीमित था। इन द 19th century स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। 19वीं शताब्दी में जो संघर्ष था लोकतंत्र का, ऑफन सेंटर्ड, वो केंद्र बना इसी राजनीतिक समानता के, स्वतंत्रता की और न्याय का। वन मेजर डिमांड वो द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट। एक मुख्य जो डिमांड था लोगों का कि सभी नागरिक जो हैं उनको मतदान का अधिकार हो। मैनी भी यूरोपियन कंट्रीज दैट वर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल पीपल टू वोट। कई यूरोपियन राष्ट्र जो थे, जो कि डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने शुरुआती तौर पे सभी को मतदान का अधिकार नहीं दिया। इन सम कंट्रीज ओनली पीपल ओइंग प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट। कुछ राष्ट्रों में जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्हीं को मतदान का अधिकार था। ऑफन वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। यहाँ तक कि औरतों को भी मतदान का अधिकार नहीं था। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे राष्ट्र के, उनको अधिकार नहीं था वोट डालने का 1965 तक। दो स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड द राइट, और जो संघर्ष करते लोकतंत्रता के, वो चाहते थे कि अधिकार उनको विस्तार पे मिले, जैसे कि अडल्ट मैन और वुमेन, आदमी, औरतें, गरीब, अमीर, श्वेत, अश्वेत। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी को विस्तार पे मतदान का अधिकार कहते हैं, और यूनिवर्सल सफरेज। द बॉक्स हियर टेल्स अस व्हेन यूनिवर्सल सफरेज वाज ग्रांटेड। ये बॉक्स बताता है कब लोगों को मतदान का अधिकार विस्तार पे मिला कई राष्ट्रों में। आइए देखिए, अब देखिए जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो ग्रांट किया गया था न्यूजीलैंड में 1893, रशिया में 1917, जर्मनी में 1918, नीदरलैंड 1919, 28। इसी तरह अगर देखिए हमारे भारत में 1950 जब हमारा संविधान बना, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में 1962, फिर साउथ अफ्रीका में एकदम लास्ट 1994। यहाँ पे आज़ादी भी आखिर में जाके मिली। As you can see, by 1900, New Zealand was the only country where every adult had voting right. आप देखेंगे कि 1900 में न्यूजीलैंड एकमात्र देश था जहाँ सबको मतदान का अधिकार था। बट इफ यू गो बैक टू द मैप, अगर आप मैप पे जाए, यू कैन सी मैनी अदर कंट्रीज आर मार्क्ड एज डेमोक्रेसीज बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। और मैप पे देखेंगे तो ऐसे कई राष्ट्र आपको देखेंगे जहाँ पे 21वीं सदी के पहले भी लोकतंत्रता थी। दिस कंट्रीज हैड बाय देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। इन राष्ट्रों में जो सरकार थी वो चुनी गई थी एक कुछ
संख्या में लोगों द्वारा, आमतौर पे आदमियों के द्वारा, एंड हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम, और राजनीतिक स्वतंत्रता उनको प्रदान की गई थी कुछ कारणों से। एवरी डेमोक्रेसीज वर एस्टैब्लिश इन यूरोप, और अर्ली डेमोक्रेसी, और इसके पूर्व क्या कहते हैं यूरोप में भी लोकतंत्रता थी, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी। अब एंड ऑफ कोलोनियलिज्म, एंड ऑफ कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वर कॉलोनीज, लंबे समय तक कई राष्ट्र जो थे एशिया अफ्रीका में वो कॉलोनीज थी, अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशन, जो कि यूरोपियन राष्ट्र के कंट्रोल में रहती थी। पीपल ऑफ द कॉलोनाइज कंट्रीज हैड टू वेज स्ट्रगल्स टू अचीव इंडिपेंडेंस, जो लोग कॉलोनाइज कंट्रीज में रहते थे वो क्या कहते हैं मजदूरी के लिए संघर्ष करते थे, जिससे कि उनको स्वतंत्रता मिल सके हासिल। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रिड ऑफ द कॉलोनियल मास्टर, वो अपने कॉलोनियल मास्टर से छुटकारा ही नहीं चाहते थे, बट ऑल्सो विश टू चूज द फ्यूचर लीडर, वो चाहते थे कि वो अपना भविष्य का नेता चुने। आवर कंट्री वॉज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज, हमारा राष्ट्र भी उस समय कुछ कॉलोनी में से एक था। वेयर पीपल कैरिड आर नेशनलिस्ट जगह, यहाँ पे लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा था, टू लिबरेट द कंट्री, जो कि जिससे कि राष्ट्र आज़ाद हो सके फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, इन्हीं कॉलोनियल रूल से, शासन से। मैनी ऑफ दिस कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेसी, कई ऐसे राष्ट्र हैं जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र हुए इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, और तुरंत कब ये डेमोक्रेसी कहलाए यानी लोकतंत्र कहलाए, जब विश्व युद्ध दूसरा जो है खत्म हो गया 1945 के बाद। इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947, भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, एंड एम्बार्क ऑन इट्स जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, और वो अपनी एक यात्रा पर चल पड़ा जिससे कि वो अपने आपको बदल सके फ्रॉम अ सब्जेक्ट कंट्री टू अ डेमोक्रेसी, जिससे कि उसका जो मुद्दा था जिस राष्ट्र का, उससे वो लोकतंत्र की तरफ बढ़ने लगा। इट कंटिन्यूज टू बी अ डेमोक्रेसी, और ये लगातार फिर लोकतंत्र हो गया। मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस, इसके पहले की जो कॉलोनीज थी इतना अच्छा उनका तजुर्बा नहीं था। द केस ऑफ घना केस, अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, जो पश्चिमी अफ्रीका में, इलस्ट्रेट द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनी, यहाँ पे तजुर्बा है पूर्व की कॉलोनीज का। घना यूज्ड टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी, घना एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, नेम्ड गोल्ड कोस्ट, जिसे सोने की खान भी कह सकते हैं। इट बिकेम इंडिपेंडेंट 1957, 1957 में ये स्वतंत्र हुआ। इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका, ये सभी अफ्रीकन देशों में सबसे पहला रास्ता जो आज़ाद हुआ टू गेन इंडिपेंडेंस। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज, और इसने प्रेरित किया बाकी अफ्रीकन राष्ट्रों को अपने मतलब कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने में। क्वाम निक्रुमा, प्रोनाउंस एनक्रुमा, ये जो एनक्रुमा थे सन ऑफ है, ये किसके पुत्र थे, एक गोल्डस्मिथ सोनार के थे, एंड हिमसेल्फ अ टीचर, वो खुद में भी शिक्षक थे। बहुत एक्टिव इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ हिज कंट्री, बहुत ही एक्टिव थे वो अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए, उसके मतलब कि स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अपने राष्ट्र के। आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर स्वतंत्रता के बाद, इंक्रुमा बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंक्रुमा को पहला प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ घना, और बाद में राष्ट्रपति घना का। ही वॉज द फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और वो जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे, एंड एन इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका, जिन्होंने प्रेरित किया था अफ्रीका को डेमोक्रेट्स होने के लिए। बट अनलाइक नेहरू, लेकिन नेहरू के तरह मतलब कि नेहरू से अलग, ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, उन्हें ही गॉट हिमसेल्फ, वो अपने आप को राष्ट्रपति चुन लिए पूरे लाइफ के लिए। सून आफ्टर 1966, 1966 में, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, वहाँ पे सेना ने तख्ता पलट किया लाइक घना, और घना की तरह मोस्ट कंट्रीज दैट बिकेम डेमोक्रेसी, ज़्यादातर राष्ट्र जो कि लोकतांत्रिक थे, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी, हैड अ मिक्स रिकॉर्ड, उनका भी मिक्स रिकॉर्ड रहा। दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसी फॉर लॉन्ग, वहाँ भी लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं रहा। अब रिसेंट फेज यानी हाल ही घटना से के चलते, द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड्स डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980, सबसे बड़ा जो लोकतंत्र में मतलब कि कुछ हुआ वो 1980 में, एज डेमोक्रेसी वॉज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज, लोकतंत्र जो थी कई राष्ट्रों में हुए लोकतंत्र स्थापित। लैटिन अमेरिका में द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस। द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980, एज डेमोक्रेसी वॉज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका। लोकतंत्र की दिशा में तेजी से कदम उठाने का सिलसिला लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में, अनेक जो है सेवरल कंट्रीज यानी अनेक देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था की बहाली के
द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980। सबसे बड़ा जो लोकतंत्रता थी वो 1980 के बाद आई, जो कि लोकतंत्रता जो थी वो वापस कायम हो सकी कई राष्ट्रों में लैटिन अमेरिका के। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, और उसके बाद जब सोवियत यूनियन बिखर गया, एक्सेप्टेड दिस प्रोसेस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड दिस प्रोसेस, और 1980 के बाद जब सोवियत यूनियन बिखर गया तो इस प्रक्रिया में और तेजी आई। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड, तो पोलैंड की कहानी से वी नो दैट द देन सोवियत यूनियन कंट्रोल, कि हमें ये पता चलता है कि सोवियत यूनियन इसको कंट्रोल करता था। मैनी ऑफ इट्स नेबरिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप, और खास तौर पर और भी कई कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, उसको भी। पोलैंड एंड सेवरल अदर कंट्रीज बिकेम फ्री, पोलैंड के साथ साथ कई और राष्ट्र जो थे स्वतंत्र हो गए थे सोवियत यूनियन से ड्यूरिंग 1989-1990, 1989 से 90 के बीच। दे चूज टू बिकम डेमोक्रेसी, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो लोकतांत्रिक बनेंगे। फाइनली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन, और आखिर में सोवियत यूनियन खुद बिखर गया 1991। द सोवियत यूनियन कंप्राइज 15 रिपब्लिक, सोवियत यूनियन में 15 गणराज्य थे। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और जितने भी ये संविधानिक गणराज्य थे वो स्वतंत्र राष्ट्र हो गए। मोस्ट ऑफ देम बिकेम डेमोक्रेसी, ज़्यादातर वो लोकतांत्रिक हो गए। दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप, और इस तरह से सोवियत का कंट्रोल जो था ईस्ट यूरोप पर ख़त्म हुआ। एंड द ब्रेक अप ऑफ द सोवियत यूनियन, और इस तरह से सोवियत संघ जो है बिखर गया। लेड टू अ बिग चेंज, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जो स्तर पे जो नक्शा था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस, इसी दौरान कुछ और बड़े बदलाव हुए भारत के पड़ोसियों में। पाकिस्तान और बांग्लादेश में द ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल, पाकिस्तान बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। टू डेमोक्रेसी इन 1990, 1990 में लोकतंत्र का तख्ता पलट करके सैन्य शासन हो गया। नेपाल द किंग गेव अप मैनी ऑफ हिज पावर्स टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, नेपाल में जो शासक था उसने अपनी सारी ताकत संविधान को सौंप दी थी, और ज़्यादा ताकत में संवैधानिक तौर पे कर दी थी, मतलब संविधान को, और खुद संवैधानिक प्रभुत्व बन गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट कर लिया था। टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो कि चुने गए लीडर्स नेता के द्वारा था। हाउएवर दिस चेंजेस वर नॉट परमानेंट, लेकिन ये बदलाव ज़्यादा समय तक नहीं था। इन 1999 जनरल मुशर्रफ ब्रॉड बैक आर्मी रूल, 1999 में जनरल मुशर्रफ जो थे वो आर्मी रूल पाकिस्तान में लाए थे। इन 2005 द न्यू किंग ऑफ नेपाल डिसमिस, और सन 2005 में नया जो किंग था नेपाल का वो हटा दिया गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 2005 द न्यू किंग ऑफ नेपाल डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट, 2005 में जो नया राजा था नेपाल का उसने हटा दिया था किसको, वहाँ की सरकार को जो चुनी गई थी। एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम, और जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी लोगों से छीन ली थी। दैट पीपल हैड वॉन इन द प्रीवियस टिकट, जो लोगों को पहले प्राप्त थी। Yet the overall trend in this period points to more and more countries turning to democracy. फिर इसी समय Yet the overall trend in this period points to more and more countries turning to democracy. इस अवधि में नित नए देशों में तांत्रिक व्यवस्था कायम होने या उसकी चाह बढ़ाने की प्रवृत्ति ही प्रमुख रही। दिस फेज स्टिल कंटिन्यूज बाय 2000, ये फेज स्टिल कंटिन्यू, और ये फेज जो था चलता रहा। बाय 2005 अबाउट 140 कंट्रीज वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शन, करीबन 2005 में 140 राष्ट्रों में कई मल्टी पार्टी हुई, मतलब बनी, जिनके बीच में इलेक्शंस हुए। दिस नंबर वाज हाई, मतलब जैसे हमारे राष्ट्र में कई पार्टियां हैं आपस में इलेक्शंस लड़ती हैं, उसी तरह कई पार्टियां 140 राष्ट्रों में थीं तरह तरह की, जिनके बीच इलेक्शंस होते। दिस नंबर वाज हायर देन इवन बिफोर, और ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है पहले से। मोर देन 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस टुवर्ड डेमोक्रेसी सिंस 1980, और इससे भी ज़्यादा 80 जो पहले की लोकतांत्रिक राष्ट्र थे अब वो बहुत ही मुख्य भूमिका और एडवांस, मतलब कि उस तरफ बढ़ रही थी, इसकी लोकतंत्रता की तरफ 1980 से। बट इवन टुडे देयर आर मैनी कंट्रीज, लेकिन आज भी कई राष्ट्र हैं
वे पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली, जहाँ पे लोग अपनी स्वतंत्रता से अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर्स, वे अपने नेता नहीं चुन सकते थे। कैन नॉट टेक बिग डिसीजन अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, वो अपने वर्तमान और भविष्य का फैसला भी बड़े बड़े निर्णय नहीं कर सकते थे। वन सच कंट्रीज म्यांमार, इनमें से एक राष्ट्र है म्यांमार, जोसी नोन एज बर्मा, जिसको पूर्व में बर्मा कहा गया। इट गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ये कॉलोनियल रूल से अपना स्वतंत्रता हासिल किया इन 1948 एंड बिकेम अ डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र बना। बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1960, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्रता के शासन खत्म हो गया 1962 में विद द मिलिट्री को, जब सैन्य ने तख्ता पलट कर दिया। इन 1990 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर 1990 में इलेक्शंस पहली बार हुआ। आफ्टर ऑलमोस्ट 30 साल बाद द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो राष्ट्रीय लीग थी लोकतंत्रता की, लेड बाय ऑन्ग सैन सू की, जो थे प्रोनाउंस सूची, उनको सूची बोला जाता है, उन्होंने इलेक्शन जीता। बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन, लेकिन जो मिलिट्री यानी कि सेना के जो चीफ थे म्यांमार के, उन्होंने इस सरकार को मानने से इनकार कर दिया और सत्ता से हटने के लिए उन्होंने मना कर दिया। डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन, उन्होंने इलेक्शंस को मान्यता नहीं दी। इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स, यहाँ तक कि इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स इंक्लूडिंग सूची अंडर हाउस अरेस्ट, यहाँ तक कि बजाय इसके मिलिट्री ने, सेना ने उल्टा ही जो चुने गए पहले के डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेता थे उनको अरेस्ट किया, साथ में सूची को हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी कि मतलब कि नज़रबंद कर दिया घर में। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अक्यूज, जितने भी राजनीतिक कार्रवाई थी, ऑफ इवन द मोस्ट ट्रिवियल ऑफिसर्स हैव बीन जेल, जितनी भी राजनीतिक कार्रवाइयाँ होती थी उन सब को पहचाना गया और उन सब के खिलाफ मतलब कि ट्रिवियल ऑफिसर्स लगा के उनको सजा दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया। एनीवन कॉट पब्लिकली अराइजिंग व्यूज, अगर किसी को पकड़ा जाता है कि सरकार के खिलाफ वो आवाज़ उठा रही है और इशूइंग स्टेटमेंट्स, एनीवन कॉट पब्लिकली एयरिंग व्यूज और इशूइंग स्टेटमेंट, अगर कोई पकड़ा जाता है कि सरकार के खिलाफ कोई मतलब स्टेटमेंट्स या क्रिटिकल टिप्पणी कर रहा हो तो जाम का कैन बी सेंटेंस अप टू 20 ईयर्स इन प्रिजन, उसको 20 साल की सजा सुना दी जाती है। ड्यू टू द कोर्सिव पॉलिसीज ऑफ द मिलिट्री रूल, इस तरह की जो नियम थे, सख्त नियम थे मिलिट्री शासन का, गवर्नमेंट का म्यांमार में, अबाउट 6 to 10 लाख पीपल इन दैट कंट्री हैव बीन अब्रूटेड फ्रॉम देयर होम्स, 6 से 10 लाख लोग अपने घरों से बाहर निकले एंड हैव टेकन शेल्टर एल्सवेयर, मतलब और वो जा करके कहीं और शरण ले लिए। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट, और घर में नज़रबंद करने का कारण सूकी कंटिन्यू टू कैंपेन फॉर डेमोक्रेसी, वो लगातार लोकतंत्र के लिए कैंपेन चलाती। अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज द स्ट्रगल ऑफ द पीपल टू लिव होल, जो प्रश्न है लोकतंत्रता का बर्मा में, वो संघर्ष है लोगों का पूर्णतः रहने के लिए, मीनिंगफुल लाइफ एज फ्री एंड इक्वल, और अर्थपूर्ण जीवन जो कि स्वतंत्र और समानता का हो लोग सदस्यों का पूरे विश्व समुदाय पर। हर स्ट्रगल हैज़ वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, उसका ये जो संघर्ष था उसको एक पहचान मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। सी हैज़ ऑल्सो बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, और उसको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। जब द पीपल इन म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर कंट्री, और लेकिन अब भी म्यांमार के लोग अपने यहाँ एक लोकतंत्र सरकार को स्थापित करने के संघर्ष कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 2, ठीक है, जहाँ पे आपने डेमोक्रेसी के बारे में जाना। अब हम चलेंगे पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 2 में हमने जितना बताया उसको आप स्टडी करिएगा, रीड करिएगा, ठीक है। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।